हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट में जो डाइकॉट और मोनोकॉट फैमिलीज़ प्रिस्क्राइब की गई हैं उनमें से कई फैमिलीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एक और डाइकॉट फैमिली रोजेसी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे पॉपुलरली रोज़ फैमिली कहते हैं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रूट प्लांट्स जैसे एप्पल, पियर, आलमंड्स ये सब इसमें शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फैमिली रोजेसी, आमतौर पर जिसको रोज़ फैमिली कहते हैं, अ डाइकॉट फैमिली विद worldwide distribution of plants, members are abundant in Europe, North America। एक डाइकॉट फैमिली है जिसके मेंबर्स लगभग संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, जिनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन स्पेशली इसके मेंबर्स यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और इसके अलावा ईस्टर्न एशिया में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जो फैमिली के मेंबर्स में जो संख्या है 115 जेनरा और 3200 स्पीशीज़, संपूर्ण विश्व में पूरे वर्ल्ड में फैमिली रोजेसी के 115 जेनरा और 3200 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इंडिया में इस फैमिली का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 257 स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में फैमिली रोजेसी की पाई जाती हैं, जिनमें से काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंटल और काफ़ी सारी फ्रूट गिविंग स्पीशीज़ हैं, जिनमें से काफ़ी सारी स्पीशीज़ का कल्टीवेशन भी किया जाता है। आइए इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं मेंबर्स की। तो फैमिली रोजेसी के मेंबर्स में मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स या क्लाइंबिंग और इरेक्ट श्रब्स trees are common and some are fruit trees like almond, apple, pear etc। तो रोजेसी फैमिली के अधिकतर सदस्य एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं, मीन्स एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाकीय पौधों के रूप में, या क्लाइंबिंग और इरेक्ट श्रब्स के रूप में। श्रब्स मीन्स झाड़ीनुमा पौधे, बुशी प्लांट, वो या तो सीधे बुशी प्लांट होंगे या फिर क्लाइंबिंग जिनका स्टेम वीक होगा और जो किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर ग्रो करते हैं। रोज़ा इंडिका जो रोज़ है उसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो इसी तरह की क्लाइंबिंग श्रब्स के रूप में पाई जाती हैं। ट्रीज़ आर कॉमन, बहुत कॉमन है इस फैमिली में ट्रीज़, और उनमें से काफ़ी सारे फ्रूट ट्रीज़ हैं, फल देने वाले ऐसे पौधे हैं जिनका हम आर्थिक रूप से इस्तेमाल करते हैं और जिनकी हम खेती भी करते हैं। तो उसमें आलमंड, एप्पल, पियर इस तरह के फ्रूट बियरिंग प्लांट्स यानी कि फल देने वाले पौधे शामिल हैं जो फैमिली रोजेसी के सदस्य हैं। आइए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि किसी भी फैमिली के डिस्क्रिप्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का आप डिस्क्रिप्शन देते हैं वो दो पार्ट में होगा, वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम डिस्क्राइब करते हैं जो प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, मींस रूट, स्टेम और लीव्स। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम शुरुआत करते हैं रूट से। तो मोस्टली टैप रूट्स, समटाइम फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। तो फैमिली रोजेसी के मेंबर्स में सामान्य रूप से बाकी डाइकॉट्स के समान टैप रूट्स होती हैं, प्राथमिक जड़ें जिनको या प्राइमरी रूट्स कहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में खासतौर से जहां पर किसी पौधे को स्टेम कटिंग के द्वारा, तने की कटिंग के रूप में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाया जाता है और उसके द्वारा उसको उगाया जाता है, उनमें एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। ख़ासतौर से रोज़ की कुछ स्पीशीज़ में जहां ग्राफ्टिंग भी कराई जाती है और स्टेम कटिंग का इस्तेमाल भी करते हैं, वहां पर आपको एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगी, यानी कि अपस्थानिक जड़ें, और वो फाइब्रस रूट्स की फॉर्म में होंगी। बाकी कैरेक्टर कॉमन होते हैं, ब्रांच्ड होंगी रूट्स, वेल डेवलप्ड होंगी, नॉन ग्रीन होंगी। स्टेम की आइए बात करते हैं। स्टेम में एरियल, इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और क्लाइंबर, ब्रांच्ड, हर्बेशियस और वुडी, सॉलिड, प्रिकल्स में प्रेजेंट। तो अधिकतर सदस्यों में जो तना है वो वायुवीय होगा, स्टेम जो है वो एरियल होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, या फिर प्रोस्ट्रेट और क्लाइंबर हो सकता है। प्रोस्ट्रेट आपके लिए शायद नया शब्द हो। प्रोस्ट्रेट उन स्टेम को कहते हैं जो वीक होते हैं और जो अलोंग द ग्राउंड सरफेस, ज़मीन के सहारे भूमि की सतह पर ग्रो करते हैं, लेकिन उनका आगे का जो हिस्सा है, जो एपिकल पार्ट है, टिप वाला पार्ट है, वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है, बाकी हिस्सा जो है वो अलोंग द ग्राउंड सरफेस होता है। क्लाइंबर जो वीक स्टेम है, किसी का सहारा लेकर ग्रो करते हैं, क्लाइंबर कहते हैं। ब्रांच्ड होंगे, शाखा युक्त
होंगे अधिकतर तने। हर्बेशियस हो सकता है स्टेम, या तो सॉफ्ट और ग्रीन होगा यानी कि हर्बेशियस होगा, या फिर वुडी हो सकता है जिसमें वुड पाई जाएगी। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जब मजबूत तना बनता है लकड़ी वाला तो उसको वुडी स्टेम कहते हैं। तो या तो उस तरह का वुडी स्टेम होगा, डेफिनेटली वो ट्रीज में होगा, और जो श्रब्स और हर्ब्स हैं उनमें हर्बेशियस स्टेम होगा। सॉलिड, अगर कोई स्टेम अंदर से हॉलो नहीं है, अंदर उसके सेंट्रल पार्ट में टिश्यूज हैं पित्त के रूप में, तो वो सॉलिड होगा, और अगर सेंट्रल पार्ट उसका खोखला है तो उसको हम हॉलो या फिस्चुलर कहते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेम है मोस्टली। प्रिकल्स में प्रेजेंट, ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली रोजेसी का। नॉर्मली हम सारे पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर्स के लिए स्पाइन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बॉटनी में थॉर्न, प्रिकल और स्पाइन, इन शब्दों में अंतर स्पष्ट है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रिकल्स की। तो प्रिकल्स जो हैं, याद रखिएगा कि जो प्रिकल्स होते हैं वो किसी भी स्टेम में एपिडर्मल आउटग्रोथ होती हैं। अगर हम इसको एपिडर्मिस कंसिडर करें तो ये एपिडर्मिस जो है इसकी आउटग्रोथ इस तरह की, और एक पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में, और ये इसका अगर इनर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, स्टील वाला पार्ट है, और उसके आसपास कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है। तो ये जो एपिडर्मल आउटग्रोथ निकली है इसका कोई इनर कनेक्शन जो है वो स्टील के साथ नहीं है, और आप इसको अगर तोड़ना चाहें तो बहुत आसानी से इसको आप तोड़ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर था इसको बहुत आसानी से आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसका एक स्कार, उसका एक निशान रह जाएगा। तो ये जो एपिडर्मल पॉइंटेड आउटग्रोथ निकलती हैं स्टेम की सरफेस पर, जो कि एपिडर्मिस से निकलने वाली बाह्य वृद्धियाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं प्रिकल्स। और ये प्रिकल्स जो हैं जब स्टेम से तोड़ के अलग की जाती हैं तो उनका निशान रह जाता है स्कार, जिसको कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपने रोज़ के ब्रांचेस पर, जो गुलाब होता है उसकी शाखाओं पर आपने ग्रीन कलर के पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स देखें, वो प्रिकल्स हैं। आप उनको तोड़ना चाहें तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन उनका एक मार्क जो है, एक निशान या स्कार उनका, वो एपिडर्मिस की सतह पर रह जाता है। तो ऐसे पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस की बाह्य वृद्धि के रूप में यानी कि आउटग्रोथ के रूप में निकलते हैं, उन्हें प्रिकल्स कहते हैं। और फैमिली रोजेसी के मेंबर में इस तरह के प्रिकल्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। तो स्टेम की बात हो गई है। स्टेम के बाद आइए लीव्स की बात करते हैं। कॉलाइन एंड रैमल, और मोस्टली अल्टरनेट, सिंपल और मे बी पिन्नेटली कंपाउंड, स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स में भी कैड्यूकस, और एडनेट, पीटियोलेट, रेटिकुलेट, वेनेशन। कॉलाइन एंड रैमल, पहले भी ये शब्द आपने सुने हैं। अगर कोई पत्तियां मुख्य तने से निकली हैं तो कॉलाइन है, और अगर वो शाखाओं से निकली हैं तो रैमल है। तो कॉलाइन और रैमल दोनों तरह की पत्तियां हैं। मोस्टली अल्टरनेट, जो अरेंजमेंट है उनका वो या तो अल्टरनेट होता है मोस्टली। रेयर केस में आपको अपोजिट लीव्स मिलेंगी फैमिली रोजेसी के मेंबर्स में। सिंपल, अधिकतर सदस्यों में आपको सिंपल लीव्स मिलेंगी, सरल पत्तियां, और मे बी पिन्नेटली कंपाउंड, बहुत रेयर केस में आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स मिल सकती हैं। अधिकतर सदस्यों में आपको सिंपल लीव देखने को मिलेंगी। स्टिपुलेट, स्टिप्यूल पाए जाते हैं लीफ के बेस पर, लीफ के आधार पर जो बाह्य वृद्धि होती है जिनको स्टिप्यूल कहते हैं, वो पाई जाती हैं। स्टिप्यूल्स में भी कैड्यूकस और एडनेट, ये आपके लिए दो नए शब्द हो सकते हैं। कैड्यूकस उस संरचना को या उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लांट बॉडी में टेक्सोनॉमिकल टर्म्स में, जो बहुत अर्ली, बहुत जल्दी जो है वो प्लांट बॉडी से टूट के अलग हो जाता है। तो अगर कोई संरचना अर्ली डिटैच्ड हो जाए या अर्ली रिमूव हो जाए प्लांट बॉडी से तो उसको कैड्यूकस कहेंगे। तो स्टिप्यूल जो हैं वो या तो कैड्यूकस होते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या फिर कभी कभी परसिस्टेंट होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक लीफ के साथ जुड़े रहते हैं। एडनेट स्टिप्यूल, ये आप स्टिप्यूल जो है रोज़ में देख सकते हैं, जिसके अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, और उसकी जो पत्तियां हैं, पिन्नेटली कंपाउंड जो लीव्स हैं रोज़ की, उनके बेस पर ये एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, और इस लीफ के बेस पर यहाँ आपको एक इस साइड पर और एक इस साइड पर ये स्टिप्यूल है। तो ये स्टिप्यूल जो है वो ऐसी आउटग्रोथ होती हैं जो लीफ के बेस पर होती हैं, और अगर कोई ऐसा स्टिप्यूल है जो एक रैकिस पर या पिटियोल के दोनों साइड पर है और उसकी इनर साइड पिटियोल के साथ फ्यूज्ड है, आउटर साइड जो है उसकी फ्री है,
तो ये इनकी आउटर साइड फ्री हैं, इनर साइड जो है वो पिटियोल के या रैकिस के साथ फ्यूज्ड हैं। इसको एडनेट स्टिप्यूल कहेंगे। रोज़ा इंडिका, रोज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो आपने और कैरेक्टर्स बताएं, पीटियोलेट, पीटियोल पाए जाएंगे। रेटिकुलेट वेनेशन, जालिकावत शिरा विन्यास। इसके अलावा एक और कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल डाइकॉट कैरेक्टर है, डॉर्सो या डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट लीफ। ऐसी लीफ जो चपटी हैं और या फ्लैट हैं और जिनमें एक डॉर्सल सरफेस है और एक वेंट्रल सरफेस है। तो अगर आप किसी पत्ती की ऊपरी और निचली सतह में अंतर कर सकते हैं तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट लीफ कहलाती है, जो कि डाइकॉट लीफ का एक कैरेक्टर है। रोजेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद आइए बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले इन्फ्लोरेसेंस की बात। सम आर सॉलिटरी, रोजा, पोटेंशियला, मे बी रेसिन, कॉरिम्बोज, साइम। फैमिली रोजेसी में कुछ मेंबर्स में आपको सॉलिटरी फ्लावर्स मिलेंगे, एकल पुष्प जो अकेले पाए जाते हैं, ग्रुप्स में या इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में नहीं होते हैं। रोज़ा जीनस का नाम है, कई सारी इसकी स्पीशीज़ में सॉलिटरी फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जो कि मोस्टली सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं। पोटेंशियला की कुछ स्पीशीज़ में भी सॉलिटरी फ्लावर्स मिलते हैं, ये भी सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा कॉमन आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे रोजेसी में वो रेसिन या कॉरिम्बोज साइम के रूप में। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के कैरेक्टर्स में ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, पेडिसिलेट, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस और टेट्रामेरस, कंप्लीट, हाइपोगाइनस और इपिगाइनस और पेरिगाइनस। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं फ्लावर के फैमिली रोजेसी के मेंबर्स में। ब्रैक्टिएट फ्लावर हैं, आपको मालूम है फ्लावर के बेस पर अगर कोई एक आउटग्रोथ है तो उसको ब्रैक्ट कहते हैं और ऐसे फ्लावर ब्रैक्टिएट कहलाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, बराबर भागों में अगर विभाजित होता है फ्लावर तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। पेडिसिलेट, जिसमें पेडिसिल या पुष्पवृंत पाया जाता है। हर्माफ्रोडाइट, जिसमें गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों पार्ट होते हैं। पेंटामेरस और टेट्रामेरस, अगर 5 या 5 के गुणनफल में 5 या 5 के मल्टीपल में फ्लोरल पार्ट्स हैं तो ऐसा फ्लावर पेंटामेरस है, और अगर वो 4 या 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस फ्लावर कहलाएगा। कंप्लीट, जिसमें सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये चारों भाग हों, कंप्लीट फ्लावर कहलाता है ऐसा। हाइपोगाइनस और इपिगाइनस, ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन है। हाइपोगाइनस जिसमें ओवरी टॉप मोस्ट होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट उसके नीचे निकलते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स में इपिगाइनस कंडीशन भी होती है जिसमें ओवरी नीची होती है, इंफीरियर होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट अबव द ओवरी होते हैं, तो इसमें इंफीरियर ओवरी होगी और ऐसा फ्लावर इपिगाइनस कहलाएगा। लेकिन पेरिगाइनस कंडीशन भी पाई जाती है रोज़ा की कुछ स्पीशीज़ में, जिसमें थैलेमस एक फ्लैट डिस्क की फॉर्म में होता है और ओवरी उसमें स्लाइटली सिंक्ड, बहुत मामूली सी नीचे की तरफ दबी हुई होती है और सारे फ्लोरल पार्ट लगभग उसके समान सतह पर होते हैं, लेकिन उनकी तुलना में ओवरी बहुत मामूली सी नीची होती है, तो ऐसी ओवरी सेमी इंफीरियर कहलाती है और ऐसा फ्लावर पेरिगाइनस कहलाता है। रोज़ा की कुछ स्पीशीज़ में ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैमिली रोजेसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें आपको हाइपोगाइनस फ्लावर भी मिलेंगे, इपिगाइनस फ्लावर भी मिलेंगे और पेरिगाइनस फ्लावर भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद कैलिक्स की बात करते हैं। 5 और 4 सेपल्स, गैमोसेपेलस, इपिकैलिक्स में बी प्रेजेंट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये कैरेक्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, फैमिली मालवेसी में आपको बताया था। सेपल्स के नीचे ब्रैक्टियोल का एक ग्रुप अगर सर्किल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो इपिकैलिक्स कहलाता है। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था मालवेसी फैमिली का। रोजेसी में भी कुछ मेंबर्स में इपिकैलिक्स पाया जाता है, ये कॉमन फीचर नहीं है इस फैमिली के मेंबर्स का, लेकिन कुछ मेंबर्स में आपको ये फीचर देखने को मिल सकता है। बाकी गैमोसेपेलस कैलिक्स है जिसमें 5 से 4 तक सेपल आपको देखने को मिलेंगे। करोला में 5 और 4 पेटल्स हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है। रोजेशियस, पेटल्स में भी इनफाइनाइट और मे बी एब्सेंट। 5 या 4 पेटल्स होंगे, पॉलीपेटलस हैं मीन्स फ्री पेटल्स हैं। रोजेशियस, जैसे रोज में आपको अरेंजमेंट दिखाई देता है पेटल्स का, उस तरह का अरेंजमेंट अगर है तो वो रोजेशियस अरेंजमेंट कहलाता है। पेटल्स में भी इनफाइनाइट, कुछ कंडीशंस में खासतौर से रोज़ा की कुछ स्पीशीज़ में आपको असंख्य पेटल्स देखने को मिल सकते हैं, इनफाइनाइट पेटल देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली साइंटिस्ट मानते हैं कि रोज़ा की स्पीशीज़ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो स्टेमेंस हैं
उनका कोई काम नहीं रह गया है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे स्टेमन जो हैं उनके वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं पेटल के रूप में, और इसीलिए उस जीनस की कई स्पीशीज़ में जो है वो पेटल्स इनफाइनाइट आपको मिलेंगे, असंख्य पेटल्स मिलेंगे। और मे बी एब्सेंट, पेटल्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। पोटेरियम और एल्कीमिला ये कुछ जीनस हैं जिसके अंदर आपको पेटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंडुशियम की बात करते हैं। स्टेमेंस न्यूमरस, पॉलीएंड्रस, डाइथीकस, एंथर, इंटरोड्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डाइथीकस है एक्चुअली ये। असंख्य स्टेमेंस हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, यानी कि फ्री स्टेमेंस हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, किसी और संरचना के साथ भी नहीं जुड़े। डाइथीकस एंथर है, 2 हिस्सों में बटा हुआ एंथर है, 2 थीका में। इंटरोड्स है, टुवर्ड्स सेंट्रल पार्ट जो है वो फ्लावर के उसका डेहिसेंस होगा। गायनोशियम की बात करते हैं। कार्पल्स में भी 1, एक कार्पल हो सकता है गायनोशियम में, जैसे प्रूनस में पाया जाता है। 5 भी हो सकते हैं जैसे पायरस में होते हैं, या इनफाइनाइट या इंडेफिनिट हो सकते हैं जैसे रोजा में होते हैं। मोस्टली एपोकार्पस, अधिकतर सदस्यों में रोजेसी के गायनोशियम एपोकार्पस होता है, जिसकी ओवरी में कार्पल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं। रेयर कंडीशन में सिंकार्पस कंडीशन हो सकती है, यानी कि कार्पल्स अगर जुड़े हैं तो ये बहुत रेयर कंडीशन में होगा। ओवरी सुपीरियर, समटाइम्स इंफीरियर, पायरस। तो ओवरी अधिकतर सुपीरियर होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैसे पायरस की कुछ स्पीशीज में इंफीरियर भी हो सकती है। अगर एपोकार्पस ओवरी है तो प्लेसेंटेशन बेसल होगा, लेकिन अगर सिंकार्पस ओवरी है तो प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा। फ्रूट बहुत वेरिएशन है फ्रूट्स में, कुछ सदस्यों में ड्रूप टाइप का फ्रूट मिलेगा, कुछ में पोम और कुछ में बेरी। इसका नाम खासतौर से याद रखिएगा पोम फ्रूट का। ये एक फॉल्स फ्रूट है, ओवरी से डेवलप नहीं होता है, बल्कि थैलेमस जो है वो फ्लैशी हो जाता है, ओवर डेवलप्ड हो जाता है और वो ईडिबल पार्ट हो जाता है। एप्पल जो है पायरस मेलस जिसको कहते हैं बॉटनी में, वो एक पोम टाइप का फ्रूट है। उसमें जो ईडिबल पार्ट है, जो हिस्सा हम लोग खाते हैं, वो उसका फ्लैशी थैलेमस है, वो ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है, तो ये एक फॉल्स फ्रूट है, पोम कहते हैं उसको। और उस टाइप के फ्रूट इस फैमिली में कई सदस्यों में पाए जाते हैं। फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स, 5 सेपल्स, गैमोसेपेलस, करोला, 5 पेटल्स और इनफाइनाइट। रोज़ा की कुछ स्पीशीज़ के लिए ये कंडीशन है, बाकी नॉर्मली 5 पेटल वाले ही फ्लावर होते हैं। एंडुशियम, स्टेमेंस इनफाइनाइट, गायनोशियम 1 to 5 कार्पल्स और सुपीरियर, और इनफाइनाइट और 1 to 5 कार्पल्स इंफीरियर। तो जो फ्लोरल वेरिएशंस हैं वो इस फैमिली में बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर से पेटल्स की कंडीशन में और गायनोशियम की कंडीशन में। वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बाद आइए फैमिली रोजेसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट्स, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, फल देने वाले पौधे हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, उनका अपना आर्थिक महत्व है। तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फैमिली रोजेसी की, उसमें फ्रूट बियरिंग प्लांट जो हैं, फल देने वाले पौधे जो हैं, उनमें बहुत सारे कॉमन ऐसे प्लांट्स हैं जिनका कल्टीवेशन कराया जाता है फ्रूट्स के लिए। उसमें पायरस मेलस आमतौर पर, जिसको हम एप्पल कहते हैं, प्रूनस पर्सिका आड़ू, प्रूनस डोमेस्टिका अलूचा, पायरस कम्युनिस पियर नाशपाती, फ्रेगेरिया वेस्का स्ट्रॉबेरी, प्रूनस एमिगडेलस बादाम। ये सब कॉमन फ्रूट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है भारत में भी और दूसरे कई देशों में। इसमें से प्रूनस एमिगडेलस जो है बादाम, इसके सीड का इस्तेमाल हम ड्राई फ्रूट के तौर पे करते हैं, बहुत न्यूट्रिटिव होता है, जिसमें फ़ैट कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें से पायरस मेलस जो है उसका इसलिए इम्पॉर्टेंस भी ज़्यादा है कि उसमें जो हम खाते हैं एक्चुअली वो उसका फ्लैशी थैलेमस होता है, वो एक फॉल्स फ्रूट होता है। ओवरी वाला पार्ट उसमें फ्रूट में जो डेवलप नहीं होता है, बल्कि जो हम लोग खाते हैं हिस्सा वो उसके थैलेमस से डेवलप होता है। तो ये बहुत कॉमन फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं फैमिली रोजेसी के। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, सजावटी पौधे भी हैं, ख़ासतौर से रोज़ा की और पोटेंशियला की काफ़ी प्रजातियाँ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर उनके सुंदर पुष्पों के लिए, उनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए ग्रो कराते हैं।
एक और स्पीशीज़ है यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, रोज़ा डेमेसेना। ये रोज़ की एक वैरायटी है जिससे हमें रोज़ वाटर मिलता है और उसके पेटल्स की अपनी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। और उत्तरी भारत में ख़ास तौर से बहुत सारी जगहों पर उसके पेटल्स से एक शुगर सॉल्यूशन में उसको डालकर एक अलग तरह का एक गुलकंद जिसको कहते हैं वो एक मटेरियल बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट है यहाँ पर क्रिटेगस। ये एक मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट है और होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में हार्ट डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट में इसके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हृदय रोगों में काम आने वाला एक औषधीय पौधा है। लेकिन जो रोजेसी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो मोस्टली उसके फ्रूट गिविंग प्लांट्स की वजह से है। तो ये फैमिली रोजेसी का एक ब्रीफ डिस्कशन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आकर कमेंट कीजिए कि और किन फैमिलीज़ के बारे में आपको जानना है डाइकॉट और मोनोकॉट की। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनके ऊपर भी कोई हम वीडियो अपलोड करें। और जो लोग पहली बार आज रेहान्स बायोलॉजी पर आएँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको वीडियो नहीं भी पसंद आता है तब भी प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या कमी थी। और प्लीज़ शेयर कीजिए और लगातार देखते रहिए।